हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनसीईआरटी अध्ययन में। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक इसके बारे में पढ़ेंगे कि वस्त्र कैसे बनते हैं। इसमें ये दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देख करके उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर साल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए एवं झाड़न आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? ये जो है, जो आपका स्टार्टिंग में दिया गया है, ये दो स्टूडेंट हैं, पहली और बूझो। इन दोनों के बारे में बताया गया है। अब चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। वस्त्रों में विविधता। तो इसमें वस्त्रों में विविधता इनमें डिफरेंस क्या होता है? अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उनसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ये क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों के लिए। दूसरा क्रियाकलाप है सूती वस्त्र का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। देखिए, जो कपड़ा जो बना होता है वो कई प्रकार के धागों से बना होता है। वही सब इसमें बताया गया है। इसमें अभी आगे हम लोगों को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे आप इरिटेट मत होइएगा कि इसमें तो वही पढ़ के सुनाई दे रहे हैं। आगे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। धागा दिखाई ना दे तो पिन तथा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। कोई भी कपड़ा होता है, कपड़ा जो है तागों से बना होता है, ठीक है। अब तंतु क्या है इसमें? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को अब इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र में से दिखाया गया उसके अनुसार बता रहा है, अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? बिल्कुल सही बात, हम लोग करके देख भी चुके हैं इन चीज़ों को। हैं बचपन में सबने की है, ऐसा कोई नहीं जिसने किया ना हो। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई की नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे गलत पढ़ गया मैं। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। नाका जो सुई के 2 हिस्से होते हैं, एक नुकीला होता है, एक तरफ जिसमें धागा फंसाया जाता है, उसी को नाका बोलते हैं। नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों में से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। तंतु से देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि तंतु जो होता है, तंतु से बनता है तागा। तंतु से क्या बनता है? तागा।
और तागे से क्या बनता है? तागे से बनता है वस्त्र। ठीक है। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अलग अगले आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नोट करने चीजें नोट कर लीजिएगा इसको। प्राकृतिक तंतु जो पेड़ पौधों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, जूट मतलब पटसन, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित, उनसे प्राप्त, कर्तित मतलब कटी हुई जो उनके बाल होते हैं उनसे प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, नोट करने वाली चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। ये संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ पादप तंतु क्या हैं? रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? ये खेतों में उगाया जाता है। ये तो सभी को पता है, रुई खेतों में उगाई जाती है। कपास का पौधा होता है, उससे बनती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली हो और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि होती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाते हैं, जो चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफलों से ऐसा श्वेत होता है जैसे हिम से, मतलब बर्फ से ढक गया हो। अब कपास से हम लोगों ने ऊन तो प्राप्त कर ली, अब उससे जो है कैसे कपड़ों के लिए धागा कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन मतलब हाथों के द्वारा पृथक किया जाता है। हाथों से इनको अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये देखिए, इसमें जिस चित्र में दिया गया है, ये आदमी जो है, जो ये कंके की तरह संरचना वाला जो एक इनका औजार है, इसको बोलते हैं कपास का ओटना। इस क्रिया को बोलते हैं कपास ओटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। जूट तथा पटसन, जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए, कपास जो थी, कपास हम लोगों को फलों से, मतलब जो उसके बीज होते थे उनके फूटने पर हमको प्राप्त होती थी। अब बट जूट जो है, ये जो
तना होता है, जिन्हें पत्तियां लगी होती हैं, इनसे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में देखते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः यहाँ पर इसको नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि भारत में पटसन को कहाँ उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, मतलब जब फूल आ जाता है तब काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनमें पटसन तंतुओं को हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब तागा कैसे बनता है आप देखिए। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे तथा तर्जनी के बीच, तर्जनी मतलब ये छोटी वाली उंगली के पास वाली जो होती है, तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और उसे धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए और रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से सिरों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में आ जाते हैं, पास आ जाते हैं तथा तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। ये देखिए तकली टाइप के जो बना हुआ, इससे उपयोग इसका करके तागा बनाया जाता था, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई के उपयोग होने वाली एक अन्य युक्त चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों मतलब खादी के कपड़ों को पहनने के लिए कहा था। ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग जरूर। भारत सरकार ने 1956 में अब देखिए आगे क्या है। 1956 में जो एक खादी ग्रामोद्योग उसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन का निर्माण किया था जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहत् पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं उसके बारे में देखिए। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। बुनाई देखिए कैसे करते हैं। वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की पट्टियों से बुनने का प्रयास करते हैं। अब कागज़ की पट्टियों से देखिए, इसमें क्रियाकलाप में दिया गया है कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। विभिन्न रंग की दो कागज़ की पट्टियाँ काटी गई हैं। 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई मतलब स्क्वायर के रूप में काट ली गई हैं। फिर उनको जो पट्टियों को पतला पतला काट लिया गया है, पतले पतले एक एक करके दूसरी सीट पे काटा गया है। अब देखिए जैसे ये एक लाल रंग की, हरे रंग की दो कागज़ों को काट करके उनकी पट्टियाँ काटी गई हैं। फिर एक दूसरे में उनको ऐसे से फिक्स किया गया है। फिक्स करने के बाद इस प्रकार से कपड़ा टाइप का बन गया है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुन करके वस्त्र बुनने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जैसे ये महिला बैठी कर रही है, ये करघा चला रही है, इससे वस्त्र बनाया जाता है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में मम्मी ने आपके लिए जो स्वेटर बनाती हैं उसमें एक ही धागा रहता है, या फिर कोई डिजाइन बनानी तो हो सकता है 2 धागे होते हो, लेकिन वो एकल ही रहता है, एक सिंगल धागे से बनाया जाता है।
क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी एक धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे तथा बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं इसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? आप लोगों ने चित्रों में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि आदि मानव जो है वृक्षों की छाल तथा मरे हुए पशुओं की खाल से अपने अंग को ढकते थे। वही चीज़ में दी हुई है। वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म तथा समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियाँ बनाई, जिनको बुन करके वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है, बिना सिले कपड़ों में किन का उपयोग होता है? साड़ियाँ, जैसे महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, पहले बुजुर्ग लोग भी साड़ियाँ पहनते थे। साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियों का बिना सिले उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। देखिए कैसे बना है। कपास गोलक को ओटना विधि द्वारा फिर से रेशे प्राप्त किए गए, रेशों से कताई की गई, रेशों की तो तागा बन गया, तागे से बुनाई या बंधाई की गई तो वस्त्र बन गया। इस प्रकार से हमारा ये लेसन समाप्त हो गया है। और इसमें मित्रों आगे का कुछ में खास दिया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में जब इसको विस्तार में पढ़ा जाएगा तब उसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। इसमें भी तब भी हम लोगों को कम से कम 1-2 क्वेश्चंस मिल गए हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।